अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। कई दफ़ा हम ये बात करते हैं कि काश दिन और रात बराबर होते, यानी मेरा दिन किसी और के दिन की तरह होता, ख़ास तौर पे उन लोगों की तरह जिनको देख के मुझे एनवियस होता है कि भाई मेरी ज़िंदगी भी इनकी तरह होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि अल्लाह ताला के इस कायनात में जहाँ पे कुदरत आप देखते हैं कि अपनी रविश पर चीज़ों को चला रही है, कई कुरानी आयात हैं जिसमें ये जिक्र किया जाता है कि अल्लाह ताला के बनाए हुए इस कायदे पे जो चीज़ जहाँ है, जहाँ रात दिन से पहले आ सकती है ना दिन रात से पहले आ सकता है, जो उसका मुकर्ररा वक्त है उस पर चलते रहते हैं और अपने अपने दायरे पे ये तमाम सैयारे, तमाम सितारे जिसमें चाँद सूरज सब शामिल हैं, अपने अपनी रविश पे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी खूबसूरती को नोट करें, अगर आपका भी इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, तो आप देखेंगे कि इसमें एक खूबसूरत सीक्वेंस मौजूद है। आज का दिन यानी 22 सितंबर का दिन बड़ा अहम होता है। ये साल में से दो इक्विनॉक्सेस, एक होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स और आज होता है ऑटम इक्विनॉक्स। इसको अगर आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो आज मौसम ख़िज़ा का पहला दिन है। लेकिन एस्ट्रोनॉमी वाइज ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज सूरज यानी अगर आप थोड़ा सा वाकिफ़ हो इक्वेटर से, जो कि एक फ़र्ज़ी लाइन है जो एन ज़मीन के गिर्द बीच में से गुज़रती है, और इसकी वजह से हम डिवाइड करते हैं अपने मौसमों को और समझने के लिए दुनिया को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। तो आज जनाब सूरज एग्जैक्टली ऊपर होगा हमारे इक्वेटर के, जिसका मतलब ये है कि जो सूरज की शुआएं हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को और सदर्न हेमिस्फेयर को इक्वल मिल रही होंगी। इन अदर वर्ड्स, आज अगर पूरी दुनिया में देखा जाए, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि 22 दिसंबर को हम कहते हैं कि साल की सबसे लंबी रात होती है और 21 जून को हम कहते हैं कि साल का सबसे लंबा दिन होता है। लेकिन आज की तारीख यानी 22 सितंबर को दिन और रात तकरीबन बराबर हो जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले इसके बारे में आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट एंड देन वील टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड। जी जनाब, और आपको ये बताते चलें कि जैसे हमारे भी अगर आप देखें दिन में 5 औकात ऐसे हैं जिसमें हम नमाज अदा करते हैं। अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स को अगर देखा जाए तो उनके लिए सूरज दोनों काम करता था, यानी वो उनका कैलेंडर भी था और उनकी घड़ी भी था, यानी जिससे वो दिन और रात का अंदाज़ा करते थे, महीनों का अंदाज़ा करते थे। तो ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आपने इक्विनॉक्स को देखना हो तो जितने भी जो कदीमी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे यहाँ, जिसमें अगर आप पिरामिड्स की बात करें, पुराने मंदिरों की, टेम्पल्स की बात करें, जो ऑब्जर्वेटरीज हुआ करती थी, अभी आपने इस रिपोर्ट में भी स्टोनहेंज को देखा, या फिर माचू पिचू की अगर बात की जाए, ये तमाम की तमाम सूरज की जो मूवमेंट है उसको देखा जाता है। ये स्ट्रक्चर्स इस तरह के हैं कि किसी ख़ास नुक्ते पे देखकर ये बताया जा सकता है कि साल का कौन सा महीना है या दिन का कौन सा वक्त है। आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। आज हमारे पास तमाम तर सहूलियात हैं, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि UTC यानी यूनिवर्सल टाइम जो है उसके मुताबिक 13:31 पे यानी 1:31 UTC के हवाले से आप ये मंजर देख सकते हैं। ये जो इक्विनॉक्स हैं ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा अगर आप एस्ट्रोनॉमी का शौक़ रखते हैं। दिस इज़ डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू। आज के बाद से हम देखेंगे कि रातें तवील और दिन का दौरानिया छोटा होता चला जाएगा। कई ममालिक में ये बड़ा अहम होता है जहाँ पे अल्लाह ताला ने इतनी वाफिर मिकदार में सूरज की रोशनी या फिर दिन के घंटे नहीं दिए और वो अपनी घड़ी को आगे पीछे भी करते हैं। लेकिन अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो और भी हैं बहुत सारी खबरें और लेटेस्ट इश्यूज़। हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वो क्या मुहावरा है जिसमें कहा जाता है कि पूरी तरह छुपते भी नहीं, खुलकर सामने आते भी नहीं। अगर हम सियासी पस मंज़र में देखें तो सूरत हाल यही है। कई दफ़ा इस तरह का इंदिया दिया गया कि शायद तमाम अपोजिशन एक कोएलिशन बना रहा है। माजी में अगर ऐसा होता था तो एक बड़ा ही मकबूल नारा या बड़ा ही अंडरस्टूड बात उनकी ये होती थी कि जी हम जमहूरियत को बहाल करना चाहते हैं। अब जबकि पाकिस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने अपने अपने 5 साल मुकम्मल किए, तो ये तीसरी हुकूमत, वैसे तो ये बड़ा मुश्किल होता है लेकिन एक ट्राई पार्टी सिनारियो हमने यहाँ पे देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तीसरी पॉलिटिकल कुव्वत बनकर सामने आई, नेशनल कुव्वत बन के। अब इनकी दौरे हुकूमत को 2 साल ही गुजरे हैं तो एक दफ़ा फिर ऐसा लगता है APC इकट्ठी हुई है, लेकिन नारा वही पुराना है कि जमहूरियत को बहाल करना पड़ेगा। इस दफ़ा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत सिलेक्टेड हुकूमत है। बहुत देर के बाद एक तवील दौरानिया था, नवाज शरीफ साहब ने
खामोशी बरकरार रखी हुई थी, लेकिन ये जो अब इनकी स्पीच है, जो खिताब इन्होंने किया है कौम से, उसमें कई ऐसे पहलू हैं विच आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन। आइए आज उनको समझने की कोशिश करते हैं। कल मेरे ख्याल में तो जब उन्होंने कहा कि हमारी जो तमाम तर अपोजिशन है वो इस हुकूमत की तरफ नहीं है बल्कि उनके खिलाफ है जो इस हुकूमत को लेकर आए हैं। जहाँ तक हम समझ पाए हैं, ताकत का सरचश्मा अवाम होती है और एक जमहूरी निज़ाम में यही अवाम वोट देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लेकर आई है। तो क्या ये इंडिया पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ है? आइए इसको मज़ीद समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट एंड डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट जनाब इकराम सहगल साहब। अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब। वालेकुम सलाम। इकराम साहब, कहते हैं ना वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, बात अगर वहाँ से शुरू की जाए कि इस वक्त तमाम ही इदारों पे और ख़ास तौर पे एहतसाब के इदारे नैब के ऊपर काफ़ी बौछार की है तमाम अपोजिशन लीडर्स ने, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी उस पर मुझे बहुत अफसोस आया जी। अफसोस इसलिए आया कि ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 3 दफ़ा और 3 दफ़ा के अलावा इनने हर जो लास्ट 30 ईयर्स ऑलमोस्ट सिवा आई थिंक आसिफ नवाज जंजुआ जो अपॉइंट इन्हीं ने किया लेकिन टेक्निकली अपॉइंट किया, वो प्रेसिडेंट इसाक के नॉमिनी थे जी। सब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्हीं ने अपॉइंट किया फौज से। कोई और ऐसा चीफ आर्मी स्टाफ नहीं है जो इन्होंने नहीं अपॉइंट किया, किसी और ने नहीं अपॉइंट। और तनकीद जो इन्होंने किया है फौज के ऊपर और जिस तरह तनकीद किया है नैब के ऊपर, जिस तरह तनकीद किया है जुडिशरी को, तो ये तो मैं इसमें सरासर खिलाफ वर्जी है कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन उससे पहले इनका मकसद क्या था? इनका मकसद एक था और पहला मकसद इनका ये था कि पॉलिटिकल असाइलम देना। देखिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इनके पास कट एंड ड्राइड केस है नैब के पास। जितना बुरा भला बोले नैब को, ये बात नहीं कर सकते कि सैकड़ों आदमी ऐसे मिले, 100 माने सेवरल 100 पीपल जिनकी पैसे, जिनके पास आप एक क्लार्क है या छाबड़ी वाला है या उसके पास अरबों रुपए उसके अकाउंट में किधर से आ गए, ठीक है, और वो अरबों अकाउंट किधर गए, ये मनी ट्रेल जो है ये सब मौजूद है, ठीक है। अब आप देखिए नैब की गलती क्या है? नैब की गलती ये है कि वो करप्शन केसेस को, नॉर्मल करप्शन के परसू कर रहे हैं। उनको चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को वो कंसंट्रेट करें। मनी लॉन्ड्रिंग के केस ऐसा है केस है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर होता ये है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के पास आप कन्विक्ट हो गए पाकिस्तान के अंदर, तो जितने भी पैसे आपके बाहर हैं वो एसेट जो दूसरी गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है उसको सीज करने के, कन्फिस्केट करने के लिए, तो वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बन जाती है। हाँ, टाइम लगेगा वापस करने में। ये जो कर रहे हैं ये पॉलिटिकल असाइनमेंट इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस पर इनको एक्सट्रेडिशन हो सकती है, लेकिन अगर पॉलिटिकल असाइलम क्लेम कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़े भी जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको पाकिस्तान वापस नहीं लाया जा सकता। तो ये मेन इनका था पॉलिटिकल असाइलम। दूसरा ये था, देखिए आप बॉडी लैंग्वेज देख लें शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ आप देखें, शहबाज शरीफ के भी उनके भी मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस हैं, लेकिन इनमें और मरियम में बहुत बड़ा स्प्लिट है। नवाज शरीफ चाहते हैं मरियम को शोहरत करें, शहबाज शरीफ यहाँ पर मुल्क में है, वो चाहते हैं कि अपना लेगेसी वो करें, तो नेचुरली डिफरेंट थी। देखिए सर, वो रिफ्ट तो मौजूद है, लेकिन अगर मैं दोबारा नवाज शरीफ साहब की तरफ आना चाहूँ, सवाल ये पैदा होता है कि जितने इदारों पे इन्होंने तनकीद की है, इंसान ये सोचे बगैर नहीं रह सकता कि जब इन्होंने मुल्क से बाहर जाना था, जो उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे इनको जाने की इजाज़त दी गई, तमामी इदारों ने इनको कहीं ना कहीं लीवे दिया, सिवाय नैब के जो ये कहता था कि नहीं इनको मुल्क में रखा जाए। रिपोर्ट तो पंजाब गवर्नमेंट ने खुद बनाई, अदालत ने खुद कहा कि इनको जाने दिया जाए। आज ये जब उसमें तनकीद करते हैं तो क्या सवालिया निशान नहीं पैदा होता? और ये क्या वाकई, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इनको 22-23 सितंबर की ही डेट दी थी कि इनको वापस आना है, हर हालत में अदालत को फेस करना है। फेस करना तो दूर, दूसरी तरफ से इतनी धुआंधार तकरीर हो जाती है। आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? आपको हुसैन कानी याद है? सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी थी जाने के लिए, वो जाके पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या बातें करते। देखिए बड़ा सिंपल बात है कि कोर्ट से ये जो कुछ, जिस तरह भी मेडिकल ग्राउंड में, उस पर मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, सही मानों में बीमार होंगे, लेकिन एक मॉरल ड्यूटी होती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन्होंने जो तनकीद की है फौज पर पर्टिकुलरली, और इस वक्त देखिए मैं बात ये करता हूँ कि आपको 2 महीने पहले
आप बड़े क्लोज थे टू वॉर, इंडिया आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करने के लिए कार्रवाई शुरू कर ली। उन्होंने अपने बॉर्डर्स पर पर्टिकुलरली आज़ाद कश्मीर में उन्होंने काफ़ी कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस की थी। तो लद्दाख नहीं होता, लद्दाख और चीन के साथ ये नहीं होती, तो ये हमारे पर जरूर कुछ ना कुछ एडवर्टिज्म करते। अब अभी भी आपकी फौज जो है वो वहाँ पर है। इस वक्त कि फौज आपकी इंगेज है वेस्टर्न बॉर्डर्स पर, फौज आपकी इंगेज है ईस्टर्न बॉर्डर्स पर, फौज आपकी इंगेज है विद इन द कंट्री, not only in their own work, which is primarily defending the frontiers of Pakistan, but even helping the civil government फ्लड्स में, गार्बेज क्लीनिंग तक वो आगे यहाँ पर कराची के। इकराम साहब, ये मेरा आज का मौजू नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि अब बात गुफ्तगू इस तरफ आ ही गई है, अ लॉट ऑफ इंडियन मीडिया इज मेंशनिंग गिलगित बल्तिस्तान। उन्होंने कहा कि इंडिया के नुकसान में हो सकता है। अभी तक ये लद्दाख का मामला जिसका भी आपने जिक्र किया वो सिमर कर रहा है, तो इंडिया को मजीद कोई इस वक्त एडवेंचरिज्म करने की जरूरत नहीं है, और इसी हवाले से गिलगित बल्तिस्तान का नाम आ रहा है। ये क्या मामला है जो इंडियन प्रेस बार बार उठा रहा है? तो आप फिर नवाज शरीफ साहब से पूछे कि वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, नेशनल सिक्योरिटी इनको ये जेब देता था कि उसकी बात करें अभी, कि पाकिस्तान आर्मी पर ये तनकीद करें जिस तरह उन्होंने तनकीद की है, पर्टिकुलरली एट दिस पॉलिटिकल सेंसिटिव मैटर। देखिए, मैं आपसे ये बात बड़ी क्लियर है कि इंडियन, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, ठीक बात की, इंडियन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 24-48 घंटे से पागल हुआ है इस बात पर कि एक प्राइम मिनिस्टर ने, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान आर्मी की ऐसी की तैसी करके रख दी है। मैं आपको सिर्फ बात बताता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये, और सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी इशू के अलावा आपकी गिलगित बल्तिस्तान की ऑलवेज एक सिलेक्शन है, इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन के अंदर काफ़ी सेंसिटिविटीज होती हैं, लोग इलेक्शन से पहले करते हैं। आप जिधर भी किसी मुल्क में चले जाएं, आप यूनाइटेड स्टेट्स में भी चले जाएं, देखें वहाँ पर क्या हाल हो रहा है इलेक्शन के अंदर। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पर आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नेशनल सिक्योरिटी पर आप एक कहता होता है, आप कहीं पर भी चले जाएं, नेशनल सिक्योरिटी पर कोई नहीं कर। आप चीन के मामले में देख लें, आप वहाँ पर ना ट्रंप के जितना कुछ बोलता है बाइडेन उसके खिलाफ नहीं बोलेगा, बिकॉज वो नेशनल सिक्योरिटी उनकी इशू है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बात करता हूँ कि देखिए, पर्टिकुलरली मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, नैब को मैं डायरेक्टली एड्रेस करता हूँ, आप छोड़े बाकी करप्शन केसेस, आप खाली मनी लॉन्ड्रिंग पर कॉन्सेंट्रेट करें, खाली मनी लॉन्ड्रिंग पर कॉन्सेंट्रेट करें और देखें मनी लॉन्ड्रिंग के आपके पास कट एंड ड्राइड फॉरेंसिक एविडेंस है, कट एंड ड्राइड। आप क्यों जाते हैं इस मामले पर? इस मामले पर या उनके पास 2 केसेस हों, 2 अकाउंट्स हों या 200 अकाउंट्स हों, आप एक अकाउंट के ऊपर जाके उनको कन्विक्ट कर सकते हैं। अभी आप चेक करें, और मैं फौज को ही कहता हूँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करें, आप गैप को प्रोटेक्ट करें, आप जुडिशरी को प्रोटेक्ट करें, बाकी इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करें। आप इनके खिलाफ और इनके साथ रेटरिक में इंडल्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका काम जो है वो अपनी इंस्टीट्यूशंस को शोर अप करना। और ये बात है कि प्लीज, अभी आप ये बोलते हैं ना कि जेंटलमैन्स पार्टी खत्म हो गई, जब वो नहीं करते। दूसरी बात देखें, हम जानते हैं जरदारी साहब की क्या मौक़िफ़ है। जरदारी साहब भी तो उसी बोर्ड पर है ना, बिलावल साहब किस लिए वो कर रहे हैं ऊंच नीच, क्योंकि जरदारी साहब तो ठीक ठाक उनके खिलाफ एविडेंस आ गई है, और एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह। और सिंध के अंदर, पर्टिकुलरली सिंध के अंदर जो हो रहा है, सिंध के अंदर तो आप बोलते ना, इट इज ओपन एंड राइट। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया अपने ऑब्जर्वेशन में, उसको हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने खुद जो आप समझते कि थोड़ा बहुत बायस्ड होता है इनकी तरफ, उसने भी अपने जजमेंट। इकराम साहब, सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन इसका भी हमें प्रेसिडेंस मिलता है। नवाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता स्टेटमेंट्स अबाउट द मुंबई अटैक्स, जिस तरह मुंबई ताज पे अटैक हुआ था और एक 26/11 का पूरा सिनेरियो था, उसने भी इंडियन मीडिया को मौका दिया था इसी हवाले से बात करने के लिए कि देखिए जी, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट है तो बड़ी अहम होगी। इस वक्त आप मुझे बताइए कि क्या क्या रास्ते मौजूद हैं? सिटिंग गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनके इस बयान को कैसे देख रही है, कतई नज़र इस बात से कि पॉलिटिकल हरीफ तो हैं ही, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी का मामला है, किस तरह देखा जा रहा है इनके इस बयान को? देखिए, एक टाइम ये था कि एमक्यूएम के जो चीफ थे अल्ताफ हुसैन, वो लाइव एड्रेस करते थे जी। उनको भी आपने बंद किया। इसलिए क्यों बंद किया कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात किया। नवाज शरीफ ने, जब पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है,
पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नवाज शरीफ ने बात की है तो पाकिस्तान के खिलाफ बात की है। नैब अपनी ड्यूटी कर रहा है, नैब किसी को सिलेक्टिवली नहीं कर रहा है, अब जुडिशरी अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब आपको बात आ गया कि आप फॉरेन ऑफिस को लें कि ये आदमी मेडिकल ग्राउंड। सो दोज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। थोड़ा सा हमारा आपके साथ कनेक्शन स्क्रैम्बल हो गया। भैया इकराम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए अहम बात यह है कि एक पूरा एक नेशनल सेंटिमेंट के खिलाफ जाकर नवाज शरीफ साहब की बात को सुना गया है। पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट द वे ही इज एड्रेस द पाकिस्तान आर्मी। इसके बाद अब क्या इसके पॉलिटिकल इसका आफ्टर मैथ क्या होगा वो हम आप तक रिपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ज़रा बात करते हैं बढ़ती हुई आबादी के हवाले से, जिस पे बहुत फोकस है थ्रू आउट। अगर बात की जाती है, मैं समझती हूँ कि हमारे हर इशू कहीं ना कहीं इस बात से जाकर मिलता है कि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल बहुत महदूद हैं। कराची पे हम जब बात कर रहे थे तो अक्सर ये कहा गया कि जो असल आबादी है इस शहर की वो सही गिनी ही नहीं गई है, तो इस हवाले से रिसोर्सेज भी कम आती हैं। दूसरी तरफ अगर कोविड से रिलेटेड कोई भी मैं मसला उठाती हूँ, कल आपने हमारे डिस्कशन को बड़ा पसंद किया जिसमें हम स्कूल फीस के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह एक इतनी बड़ी आबादी को जब रियासत सिर्फ हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए तालीम नहीं दे पाती तो ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर हैज़ कम इनटू द इक्वेशन। लेकिन फिर लोगों को इस बात से भी गिला है कि प्राइवेट सेक्टर जो फीस ले रहा है वो बहुत ज़्यादा है। वालिदैन के लिए मुश्किल है कि उनके घर में अगर 3 या 4 बच्चे हैं तो उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसे दी जाए। दिस ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि हमारी पॉपुलेशन, हमारे मुल्क की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें अर्ली मैरिजेस, अर्ली प्रेगनेंसीज, ऑल ऑफ दिस इज़ मेकिंग द प्रोग्राम एंड द इशू मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। अगर इसको बेहतर बनाना है, पॉपुलेशन वेलफेयर की बात करनी है, तो उनमें किन इश्यूज़ को हमें अपने सामने रखना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे आजकल की यूथ जिसके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के बहुत सारे ज़रिए हैं, ट्रेडिशनल मीडिया के साथ साथ इंटरनेट की पूरी दुनिया है, ग्रीन स्टार क्लिनिक्स हैं, मुख्तलिफ और वसाइल मौजूद हैं, लेकिन क्या बात वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ उसको पहुँचना चाहिए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अजीज़ुर रब साहब। आप CEO हैं ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रब फॉर बीइंग हियर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। मुझे पता है कि अभी जैसे वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे भी है, दिस इशू इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू दैट। आवर पॉपुलेशन इज़ गोइंग स्काई हाई, लेकिन हैव थिंग्स रियली चेंज्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स? फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बेहद शुक्रिया। और ख़ास तौर पे आपके प्रोग्राम बड़े पुरमग़ज़ होते हैं और जिन इश्यूज़ को बड़े आसान तरीक़े से आम फहम ज़बान में लोगों तक पहुंचा देते हैं। कोविड की 26 जो सितंबर का दिन है आमतौर पे कॉन्ट्रासेप्शन डे के तौर पर मनाया जाता है जी। बहुत सारे दिन मनाते हैं। वैलेंटाइन डे आमतौर पे हम दिन वो मना रहे होते हैं जिन बातों पे हमें अमल नहीं करना होता है। तो आज के दिन के हवाले से आई थिंक 2-4 मैसेज अगर हम बहुत वाज़े तौर पे हम अपने आप को देने की कोशिश करें और नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश करें कि कोविड-19 के दौरान आबादी का तनासुब बहुत तेज़ी से बढ़ा है। बेरोज़गार आदमी जिसको सड़क के किनारे पे बैठे नौकरी मिलती है वो घर पे चिड़चिड़ा होकर आता है और बच्चों की पैदाइश में इजाफा देखा गया। तो अगर हम कॉन्डम हमारी जो अद्वियात हैं उनकी मुहैया कर दें, आसानियाँ मुहैया कर दें जिसमें इंपोर्ट में वो अद्वियात जो कि कॉन्ट्रासेप्शन में इस्तेमाल होती हैं उनमें आसानियाँ पैदा कर दें। और सबसे बढ़कर 60% आबादी इस मुल्क की यूथ है। अब तक हम सिर्फ ख़वातीन को, शादीशुदा ख़वातीन को, जोड़ों को ही एड्रेस करते रहे। यंग जोड़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये अब उन मीडियाज़ पे नहीं है जिनको ट्रेडिशनली हम समझते थे कि अखबार पढ़ते होंगे, टेलीविज़न देखते हों। ये टिकटॉक पे हैं, ये स्नैपचैट पे हैं, यूट्यूब। अच्छा डॉक्टर, अब यहाँ पे सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी काबिल गौर हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि पूरी दुनिया के जो सर्वे सामने आ रहे हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर सिंगल आउट किया है साउथ एशियन कंट्रीज़ को, खुसूसन पाकिस्तान को, जहाँ आबादी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन पूरी दुनिया में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने में आया है क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों के लाइवलीहुड्स इम्पैक्ट हुए हैं। तो पिछले 5-6 माह में यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूरोप के कई ममालिक में, अमेरिका की कई रियासतों में पॉपुलेशन ड्रॉप हुई
चाहिए एक्चुअली. सो वी आर अ डिफरेंट केस इन दैट सिनेरियो. और दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूँ, बिकॉज 1.5 साल पहले आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन वेलफेयर इनिशिएटिव बाय द देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी मौजूद थे. और जो आदाद और शुमार हमसे शेयर किए, वाई दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट सब्जेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल 50 लाख अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ होती हैं. और इसमें हम तमाम उन लोगों का, शादीशुदा जोड़ों का ही शुमार कर रहे हैं खुसूसन, कि ये वो प्रेगनेंसीज़ हैं जो अनवांटेड हैं, जो एक शादीशुदा जोड़ा नहीं चाहता कि आबादी में इजाफा हो या उनका ख़ानदान बढ़े, लेकिन इसके बावजूद होती हैं. और वहाँ पे आपको ये पॉइंट आउट होता है कि ये अपने आप में बहुत मसाइल को जन्म देता है. अगर वो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी है, फिर लोग तरीके उस हमल को ज़ाया करने के लिए अनफॉर्चुनेटली नुकसानदेह ख़तरनाक तरीके अपनाते हैं, which of course impacts the lives and the health of a lot of people. So बड़ा relevant subject उस तरह बन जाता है. डॉक्टर, अब ये जो unwanted pregnancies हैं, यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि ये शादीशुदा जोड़े की आगाही में कमी होती है, या फिर अगर उनके पास commodities और चीज़ों की दस्तयाबी नहीं है, social pressures हैं, issues क्या हैं? अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है. आपकी तमहीद में ही बहुत सारे जवाबात मुज़मिर हैं इसमें. सबसे पहली ये बात तो ये कि उनके पास आगाही और शऊर नहीं है. अगर आप औरंगी टाउन औरंगी में एक आम कपल से जाके बात करें जिनके 3-4 बच्चे हो गए, और उनसे आप परोल की बात करें कि आपके मसाइल, उनको ये समझाने की कोशिश करें कि शायद आबादी में फैलाव या उनके बच्चों की तादाद से बहुत सारे मसले जुड़े, तो उनके जहन में ये बात कभी आई नहीं थी, कभी उनसे बात ही नहीं की गई थी. दूसरी बात ये कि उनके पास चॉइसेस क्या हैं, वो जाएँ तो कहाँ जाएँ. सब सितारा नेटवर्क या किसी और नेटवर्क, कोई और क्या सरकारी इदारे कोई ऐसे मौजूद है. कोविड के दौरान सिद्रा एक बड़ी अजीब सी बात हुई, सारे अस्पताल बंद थे, जिसकी वजह से सारी आबादी का रुख प्राइवेट सेक्टर के सर्विस प्रोवाइडर्स पर पहुंच गया. ज़चगी या इसकाते अमल, जो भी सर्विसेज देनी थी, उनमें अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है. और जब कभी अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट होगी, उसमें शरह अमवात भी उस प्रोसीजर के दौरान बढ़ती चली जाएगी. तो आगाही शऊर के अलावा चॉइसेस का इजीली अवेलेबल होना, कमोडिटीज़ की दस्तयाबी का आम तौर पे मौजूद होना, उनकी दस्तरस में होना, यंग लोगों का यानी इख्तियार उनके पास, उनको ये एहसास होना चाहिए कि ज़िंदगी मेरी है, इसका फ़ैसला भी मैं कर रहा हूँ. लेकिन डॉक्टर साहब, एक इसमें जो मैं बहुत बड़ी एक हर्डल समझती हूँ हमारी सकाफ़त को, हमारे कल्चर को देखते हुए, कि लोग समझते हैं कि अगर इन कमोडिटीज़ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनकी दस्तयाबी इतनी आम हो जाएगी तो अनफॉर्चुनेटली माशरे में बदकिरदारी और बेरहवी बढ़ेगी. इसको आप कैसे देखते हैं? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि इसमें हर सोसाइटी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो घर होता है. हम घर में हर किस्म की बातें कर रहे होते हैं, खुराफात. अब हम समझते हैं कि फ़लानी चीज़ का तस्करा न करने से वो चीज़ शायद ख़त्म हो जाएगी, और हम शुतुरमुर्ग की तरह सर नीचे डाल देते हैं. गूगल के बाद कोई चीज़, इल्म की नॉलेज किसी की मीरास नहीं रही है. बच्चों से पूछा जाए कि भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बाप था, बच्चों से पूछ रहा था कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ. बात ये करना चाह रहे थे कि टीनेज बच्चा है, उसको बताएं कि जनाब प्यूबर्टी के बाद क्या क्या चेंजेस आती हैं, और ताकि कहीं और से ना पता चले. तो बच्चा खेलते खेलते रुका. वालिद साहब इस दौरान बोल उठे, बेटा मैं सेक्स के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, आप बड़े हो रहे हैं और ये मेरी जिम्मेदारी है. तो उसके जवाब में वो बच्चा कहता, बाबा व्हाट डू यू वांट टू नो. सो आगाही शऊर बेपनाह लोगों को है. उनके पास चॉइस करने का वो जो तरीक़ा है, वो सोचने का जो स्टेप्स हैं, वो किस तरीके से उस फैसले पे अराइव करना है उसको. नहीं, देखें, कई चीज़ों को हमें माशरे के और हमारी तहजीब के हवाले से कदगन लगानी पड़ेगी, या उसको एटलीस्ट समझना और सोच बूझ के साथ उसको स्ट्रेटिजिकली लॉन्च करना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे जब हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली माशरे में डिप्रेशन, एनजाइटी बहुत बढ़ रहा है, हर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के पास से लोग बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के ख़ाबाबर अद्वियात ले रहे हैं, तो हमने फिर उसको यकीनी बनाया. अब हमने कहा कि ऐसी कोई भी एडिक्टिव मेडिसिन अगर होगी, उसके लिए आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है. तो दस्तयाबी को यकीनी बनाएं, लेकिन उसके अलावा दूसरे हम चीज़ें कर सकते हैं. आप डू यू थिंक हमारा माशरा इस हवाले से ओपन है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में जो लीगल एज है, आप एक सर्टन लीगल एज के बाद ही इन कमोडिटीज़ को लोगों को परचेज़ करने की इजाज़त दें? इस तरह की तो हम चीज़ें कर सकते हैं. ये तो सिगरेट के लिए भी कहा जाता है कि एक अंडर एज बच्चे को आप सिगरेट सेल नहीं कर सकते. सिद्रा, ये अगेन बिल्कुल आपने, आई थिंक यू हैव हिट द डॉट. पाकिस्तान में केमिस्ट जो दुकान में खड़ा हुआ सेल्समैन है, वही अपने आप को डॉक्टर समझ रहा होता है. सही. तो ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, हमने एक कैंपेन चलाई हुई है मुलगीर, और उसमें हुकूमत के आशीर्वाद भी शामिल है. इसमें
हम उनको जाके दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राउन पेपर्स में जो आप कमोडिटीज़ या अद्वियात जो दे रहे होते हैं वो ना दीजिए जब तक आपके पास कोई नुस्खा ना हो। सही। दुकानों में स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं उन सर्विस प्रोवाइडर्स और डॉक्टर्स के जो उस केमिस्ट के आसपास मौजूद हैं, बजाय इसके कि खुद कोई चीज़ उठा के उसको दे दें। एक तो उम्र का तयन किया जाए, दूसरा एक छोटी सी एग्जांपल देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके पास सिगरेट स्मोकिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स की दुकानें खुलना शुरू हुई हैं। हुकूमत ने उसमें इंटरवीन किया है, माशरे के कुछ लोग सोसाइटीज़ जमा हो गई, उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, उन दुकानों को वहाँ से बंद करना पड़ेगा। तो केमिस्ट को अगर आगाही पहुँचाई जाए और एक हेल्पलाइन अवेलेबल है जिस तरह से 0800 ऑल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और बिल्कुल सही कहा डॉक्टर रब ने कि आपके पास ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ एक दोहरा मसला ये है कि हमारे पास एक लैंग्वेज गैप भी है। जिन लोगों से आपने एक्चुअली बात करनी है पाकिस्तान की मैसेज से, ना उनकी दस्तरस है, ना उनकी एक्सेसिबिलिटी है इस इंफॉर्मेशन और इन कमोडिटीज़ की तरफ, ना ही वो ज़बान समझ पाते हैं। अगर ज़्यादातर कॉन्टेंट ऑनलाइन अंग्रेज़ी में है तो ये भी एक बहुत बड़ा खला है। डॉक्टर अब आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, जिस तरह आपने खुद कोविड का भी हवाला दिया कि इसमें ओपीडीज़ बंद थी, हमने अस्पतालों को काफ़ी हद तक, जाहिर सी बात है कोविड के हम पेंडेमिक से गुजर रहे थे, जो सब सितारा आपके क्लिनिक्स हैं उस पर एक तनकीद ये आती है कि बिकॉज दे आर सिंगल्ड आउट, ये भी एक रोक बनता है लोगों के लिए वहाँ तक जाने के लिए। बिकॉज यू नो इफ़ अ कपल डिसाइड्स टू कंसल्ट, उनको लगता है कि वो सिंगल आउट हो जाते हैं। एक सब सितारा क्लिनिक को रुजू करने का मतलब है कि द इंटायर सोसाइटी इर्द गिर्द के लोगों को पता है कि आप किस नीयत से या किस काम के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। क्या इसको काउंटर करने के लिए जिस तरह कहा जा रहा है कि नॉर्मल क्लिनिक्स में, बड़े अस्पतालों में इसको अकोमोडेट कर दिया जाए, इज़ दैट समथिंग दैट यू गाइज आर कंसिडरिंग? सिद्रा, अगेन ए वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि एक क्लिनिक जब किसी खास तौलीदी सेहत से मंसूब हो जाती है तो वहाँ जाते हुए भी लोग इधर उधर देख रहे होते हैं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है इसमें। बिल्कुल। इसके लिए हमने जो तहरीक शुरू की है उसमें सितारा बाजी और सत्तार भाई नाम के ये कपल्स हैं जो विद इन द कम्यूनिटी हैं, वो डोर टू डोर विजिट्स और नेबरहुड मीटिंग कर रहे हैं। और जब उनके सवालात उनके घर के आंगन में बैठ के एक सितारा बाजी दे रही होती है तो उनको सेफ और सिक्योर फील कर रहे होते हैं। आपको उनको प्राइवेसी देनी होगी, उनकी प्राइवेसी के हक़ का एहतराम करना होगा। और पूछो हेल्पलाइन पे हमने काउंसलर बिठा रखे हैं जो उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी में 24/7 अवेलेबल है, क्योंकि ये यूथ, ये कपल अपने वक्त पर वो अब सहूलत के साथ 0800-111-71 फ़ोन करके ये पता कर सकता है कि इसके बारे में क्या राय है और या मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैंने बल्कि हाल ही में एक आर्टिकल, एक बहुत ही मशहूर ब्लॉग है, ब्लॉग तो मैं उसको नहीं कहूँगी, दे बेसिकली अकोमोडेट अ लॉट ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, और उनका एक आर्टिकल मैंने देखा जो मेरे ख्याल में उन्होंने अज़राए मजाक लिखा था। उन्होंने कहा कि इस तरह की हेल्पलाइंस पे पाकिस्तान की यूथ के किस किस्म के सवालात होते हैं। वो बड़े तमस्खुर के साथ और बड़े तंज के साथ इस बात को कह रहे थे कि देखिए जी, बड़े बेसिक सवाल हैं, क्या बेवकूफ़ी है, कैसे सवाल ये लोग कर रहे हैं। बट दिस एक्चुअली पॉइंट्स यू टू द फैक्ट कि ये नब्ज़ है आपके माशरे की, जहाँ पे आज की दुनिया में 2020 में भी हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा है, खुसूसन यूथ का, जिनके जहनों में सवाल हैं और वो सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। हम क्यों नहीं इसको इस बारे में देखते कि दिस एक्चुअली ओपन्स अप अ पेंडोरास बॉक्स, यानी इनको मिस गाइड करके, ये बहुत ही एक वल्नरेबल तबका है, अगर इनको सही तौर पर गाइड ना किया गया तो ये अपना मज़ीद नुकसान कर सकते हैं या किसी बड़े ख़तरनाक इंतहाई कदम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा अहम है जी, इसके बारे में घरों में जो भी हमारा एक तहजीब का, हमारे कल्चर की अपनी एक डिमांड है ट्रेडिशनल होते हुए, इस पे बात ज़रूर करें ताकि यंगस्टर्स की, नौजवानों की रहनुमाई हो सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज का मौजू बड़ा अहम है जी। ज़रा बात करते हैं कि अक्सर आप दानिस्ता नादानिस्ता तौर पे ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल करती हैं। आम तौर पे आपका दिल चाहता है कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो आप ना लें, आप किसी पे पास ऑन कर दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपका ये ख्याल किस हद तक दुरुस्त है कि आपको लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, जानबूझ के आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं। इस माइंडसेट
माइंडसेट में रहने का मतलब है हर वक्त अपने आप को विक्टिम समझना या फिर हाइपर रहना कि जी आप स्ट्रेस में हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह करना चाहिए चीज़ों को। हर कदम जब आप फूंक फूंक कर उठाएंगे तो आप सर्वाइवल मोड में रहेंगे और आप थ्राइव नहीं कर सकते। सो लेग पुलिंग कितनी रियल है, कितनी नहीं है, अक्सर लोगों का ख्याल होता है। आप किसी भी यंगस्टर से बात कर लें, मिडिल मैनेजमेंट में अगर कोई मौजूद है उससे बात कर लें, हर दफ़ा शख्स यही कहता हुआ नज़र आता है कि नहीं जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। आज इस हवाले से बात करने के लिए वी हैव वन एंड ओनली कासिम अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ही इज़ अ ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड अ लॉट मोर। थैंक यू सो मच कासिम फॉर बीइंग हियर विद अस। और इसके अलावा कासिम अली शाह फाउंडेशन के भी बानी हैं आप। इसके अलावा क्योंकि ये नफ्सियात से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, माहिर नफ्सियात बतूल बाकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बतूल एंड थैंक यू सो मच कासिम फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले कासिम अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं, अब यंगस्टर्स ज़्यादा कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं। पहले अगर ऐसा था भी कि उनकी लेग पुलिंग हो रही है तो शायद उनको लगता था कि मैं अपने मेरिट की बुनियाद पे या अपने 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 टैलेंट को यूज़ करते हुए इसको अबूर कर जाऊंगा। आज ऐसा लगता है कि हम दिल बर्दाश्ता ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। क्या आपने भी ये नोट किया? सिद्रा बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। मैं सबसे पहले ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें समझना चाहिए कि लेग पुलिंग या दूसरों का रास्ता ख़राब करना, क्रिटिसाइज करना, बैकबाइटिंग करना और एक टिपिकल किस्म की सियासत करना, रास्ते में रोड़े अटकाना, ये एक कमज़ोर शख्सियत की अलामत है। ये निशानी है कि आपको अपनी सलाहियत पे, अपने टैलेंट पे, अपनी स्ट्रेंथ पे और सबसे बढ़ के अपने नसीब पे यकीन नहीं है। जितना ज्यादा आपको खुद पे यकीन होता है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे, अपने गोल्स पे और अपने नसीब पे यकीन होता है, उतना ज्यादा फोकस होते हैं। अब आज ये दिखता क्यों ज्यादा है, महसूस क्यों ज्यादा होता है कि लोग टांगे खींच रहे हैं और लोग बुली कर रहे हैं, लोग कमेंट पास कर रहे हैं? उसकी वजह पुराने टीनेज थी या फिर हम यूनिवर्सिटी लाइफ से आगे प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आए तो इजहार के मौके नहीं थे, लोगों में हयादारियां थी। यानी बड़ा कम पता लगता था किसी ने को पीछे से बात कर दी और कुछ शिकायत लगा दी है। आज आप देखिए कि लोगों में ये शर्म खत्म हो गई है। वो अपने फेसबुक फ्रेंड के खिलाफ पोस्टें लगा रहे होते हैं, वो ट्वीट कर रहे होते हैं और ये एक तूफान बदतमीजी 10-15 सालों में इतना तेजी के साथ आया है कि लोगों के लिए तंज करना और लोगों के लिए तनकीद करना तारीफ करने से ज्यादा आसान होते हैं। यानी शाबाशी देना, एप्रिशिएट करना, किसी को अच्छा कहना, किसी के लिए आसानी फराहम करना, इसका रवाज कम और तंज करना, तनकीद करना, बुरा भला कहना या किसी की सलाहियत पे शक करना, डाउट करना, ये बढ़ गया। इस ट्रेंड के बढ़ने की वजह से और इस एक्सप्रेशन की अवेलेबिलिटी, एक्सप्रेस करने की जो अवेलेबिलिटी है सोशल मीडिया के जरिए, इसने काम खराब कर दिया है। देखिए जो एक्चुअल इखलाकियात का फलसफा दीन से मिलता है वो ये मिलता है कि आप किसी के सामने उसे बुरा नहीं कह सकते क्योंकि ये बड़ी बेहयाई की बात है, लेकिन आप गैर मौजूदगी में भी नहीं कह सकते, उसको भी बदतरीन फेल यानी गीबत कहा गया। तो आपको ये दोनों चीजों में आपको मुंह पे कहते और ओपन ये बात कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते लोग भिड़ेंगे, मिलेंगे और साथ ही साथ आपको नजर आएगा क्योंकि एक्सप्रेशन बढ़ा है, इन बातों का, इन पोस्टों का असर होता है, इसलिए लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और वो हिम्मत हारते हैं। बिल्कुल सही। कासिम आपने ये जो बात की कि दिल बर्दाश्ता लोग हो जाते हैं, इसमें कोई ख़ास पर्सनालिटी टाइप होती है या ये हमें लगता है कि सभी लोगों में हम नोटिस कर रहे हैं? ये सवाल मैं बतूल आपकी तरफ ले जाना चाहूँगी। यंगस्टर्स जिन्होंने लाइफ में पहले भी नाकामी, फेलियर्स, अपने आप को अकेला पाया हो या अपने प्लान्स को अपने हिसाब से चलते हुए ना देखा हो, जैसे हम कहते हैं ना कि आप अगर बचपन से बुली हो रहे हैं, चाहे वो घर में बुली हो रहे हैं या स्कूल या कॉलेज में बुली हो रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। क्यों ख़ास लोग अपने आप को ज़्यादा सियासत के निशाने पे पाते हैं? या इसमें मैं ये भी समझना चाहूँगी कि बुली अगर ना भी हुए हों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीतने की आदत हो जाती है, जिन्होंने जिस चीज़ में आज तक हाथ डाला उसमें कामयाबी हुई, तो जब वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में पहुँचते हैं जहाँ वो नाकाम हो रहे हैं या तनकीद का उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो वो उसको फिर लेग पुलिंग समझने लगते हैं। इसको ज़रा हमें समझने में हमारे लिए आसान कीजिए। देखिए, लेग पुलिंग के जो असरात हैं वो काफ़ी फार रेंज तक हैं। कुछ लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ऑलरेडी काफ़ी इनएडुकेट फील करते हैं और स्पेशली अगर वो कुछ डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, मतलब घर में हालात उनके सही नहीं चल रहे हैं और प्लस उस टाइम उनकी लेग पुलिंग हो रही है, तो उस टाइम वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि उनको चीज़ें अफेक्ट ज़्यादा करेंगी।
तो कुछ लोग उससे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग शेम में चले जाते हैं कि उन्हें लगता है शायद हम में कोई कमी है। और होता ये है कि जैसे हम लोग कुछ लोगों के साथ बैठते हैं तो हमें लगता है दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस, और कुछ लोगों के साथ बैठते हैं तो हम थोड़ा सा बुरा फील करने लगते हैं कि हम एहसास कमतरी में चले जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोगों की आदत ही इस तरह से होती है कि एहसास कमतरी में दूसरों को डालकर वो अच्छा महसूस करते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए कि दूसरों में बुराई तलाश करने के बजाय उनकी अच्छाइयाँ उनसे बयान करें। लेकिन मुश्किल हो जाता है ना बतूल, अगर आप एक रिसीविंग एंड पर हैं और आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो उस लम्हे उस शख्स की लाखों अच्छाइयाँ क्यों ना हो, उस पर नज़र रखना मुश्किल होता है। सिर्फ जो चीज़, जैसे आपने अक्सर लोगों के बारे में सुना होगा, किसी का बॉस अगर बहुत बदमिजाज है तो लोग कहते हैं कि जी ज़बान के कड़वे हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। अब उस वक्त दिल की अच्छाई सामने नहीं आती जब उनके लफ्ज़ों से आपके दिल की आज़ारी हो रही हो। एग्जैक्टली तो डिपेंड करता है कि अगर काफ़ी लोग हैं जो इस लेग पुलिंग के असरात से बाहर निकल आते हैं, अगर उनके पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम मौजूद हो। सही, मतलब कोई भी हो सकता है, वो बी एट अ टीचर, कोई फ्रेंड हो, कोई बहन या अम्मी, इतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करें कि फिर बाकी पूरी दुनिया भी आपके अगेंस्ट हो, तो कोई ना कोई तरीका हो आपके पास उससे बाहर निकलने का। लेकिन जो मेरा अर्लियर सवाल था कासिम, ये आपकी तरफ लेके आऊँगी, इज़ इट पॉसिबल कि समटाइम्स ये एतमाद लोगों में डालते डालते हम उनको ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, तो तभी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोगों के लिए मुख्तलिफ सिचुएशंस को, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लिकेशंस को निभाना मुश्किल हो जाता है। इसको ज़रा ऑफिस के तनाजुर से निकाल कर पर्सनल लाइफ में ले आते हैं। अगर एक लड़की बहुत खूबसूरत है, उसको हमेशा उसके पुरकशिश होने पे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे हैं, अचानक आप उसकी एक वो ऐसे ससुराल में चली जाए जहाँ पे एनवी हो, जहाँ पे हसद हो, और उसकी नंद और उसकी सास उसको इस बात पे टोकते रहते हो कि भाई तुम्हारी खूबसूरती का हमने क्या करना है, तुम बाकी कामों में बहुत फुअर हो, या तुम्हें किचन संभालना नहीं आता या घर रखना नहीं आता, तो उसको भी अक्सर लोग नाम देते हैं कि ये जी मेरी लेग पुलिंग हो रही है। क्या कहेंगे आप कासिम? सिद्रा, हमारा चैलेंज इस सोसाइटी का ये है कि हम बच्चों को स्कूल्स कॉलेज में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ा देते हैं, लेकिन जिंदगी में एक्टिव होके पैसिव हालात का सामना कैसे करना है ये नहीं सिखाते। सही। हमें अगर बच्चों को जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, मुख्तलिफ तरह के क्राइसिस है ना, क्रिटिसिज्म या एक बुरे बंदे का साथ होना, या नफरत का होना, या हसद का होना, या हासिद का होना, ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज का सामना कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, असर्टिव कितना होना है, रिएक्ट कितना करना है, और रिस्पॉन्स क्या होता है, ये हम अगर काश स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और घर में सिखाना शुरू कर दें तो हमारे बच्चों की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए, लाइफ कोई स्मूथ रोड नहीं है, कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है, एक मुश्किल रास्ता है। इसमें दिन एक से नहीं रहते, इसमें हर दिन का नया चैलेंज है, इसमें मसाइल नए आते हैं, इसमें रंग रंग के लोग आते हैं। मैं ये कहूँ, सुनने वालों को बताऊं, देखने वालों को बताऊं कि जितना ज्यादा आप तरक्की करते हैं उतना ज्यादा आपको तल्ख हकीकतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप प्राइस पे कर रहे होते हैं, आप सोशल होते हैं, आप टीम बनाते हैं, आपके ट्रस्ट खराब होते हैं, आपको धोखे मिलते हैं, आप मुहताज होते हैं, आप में वो एक संजीदा किस्म की जिंदगी में एहतियात तब आती है जब आपने कई ठोकरें खाई होती हैं। तो हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जिंदगी को प्लेट में पड़े हुए एप्पल और नाइफ की तरह, छुरी की तरह बड़ी चीज नहीं है कि उठाया और खा लिया काट के काशों को। ये एक मुश्किल रास्ता है और इसमें आपको रंग रंग के लोगों को फेस करके ही अपनी मंजिल को पाना। एक सोशल मीडिया पे पिक्चर बड़ी, लेकिन मुझे बताया ना कि लेग पुलिंग को फेस करने के सही तरीके क्या हो सकते हैं। कासिम, ये तो आपने जैसे बात की ना शुरू में कि ये हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है। मेरा जिंदगी का एक आउटलुक है, एक ओरिएंटेशन है, एक नजरिया है जो मैंने एक तरह से एक ऐनक की तरह लगाया हुआ है। मुझे सारी दुनिया वैसे ही दिखती है जो उस ऐनक का रंग है। तो अगर मैंने ये सोच लिया है कि लोग मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं, लोग मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अब ज्यादा अहम सवाल ये है कि मैं इसको हैंडल कैसे करूं। जैसे आपने खुद कहा कि ये हमें किसी स्कूल, कॉलेज, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिलीज सिखा नहीं पा रहे हैं। तो इस लकूना को कैसे फिल करें? क्या उन पे जाके धावा बोल दें, उनसे लड़ाई शुरू कर दें कि देखिए जी तुमने तो मेरे साथ ज्यादती की है, या फिर सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ें? ये वो अहम ऑप्शंस हैं जो आपके सामने हैं और इस पर हमने बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात दरअसल ये है कि चलें
अगर आपने ये सोच भी लिया है कि आपकी लेग पुलिंग हो रही है तो अब करना क्या है? क्या आप कन्फ्रंट करें, चीख धाड़ करें, या फिर गुस्से को पी जाएं? हमारी जो जितनी ड्रामाई कहानियाँ होती हैं वो हमें अलग अलग सजेशन दे रही होती हैं, वो आपको बताती हैं कि हक की आखिर में जीत होती है। लेकिन फिर दुनियावी नॉलेज की अगर बात की जाए, यही इशू किसी अगर आप अपने मेंटोर से जिक्र करें तो वो आपका कहेगा होल्ड ऑन टू योर गन्स, अपनी बाउंड्रीज खुद स्टैब्लिश करें, इतना चुप साध कर बैठने की ज़रूरत नहीं है, अगर गलती है, कोई चीज़ गलत है, उस पर आवाज़ उठाएं। कासिम, सबसे पहले यही सवाल आपसे, अगर ऑफिस के सिनेरियो में आपको लगता है कि लेग पुलिंग हो रही है, क्या क्या ऑप्शंस हैं एक यंग नए प्रोफेशनल के पास कि वो क्या कर सकता है? एचआर के पास जाए, अपने मैनेजर के पास जाए, क्या करे वो? अच्छा देखिए सिद्रा, सबसे पहले ये घर है, दफ्तर है या कोई भी दुनिया जहाँ पर लेग पुलिंग या कह लीजिए हसद की फिजा पाई जाती है जी, मेरी गुजारिश है कि वहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर करें। ये सबसे अहम है जी। जो आपने कहा है, जो आपने सुना है, जो आपने लिखा है, जो आपने पढ़ा है, ये बड़ा वाज़ेह होना चाहिए और ये अनाउंस्ड होना चाहिए कि मैंने क्या कहा है, और इसका अगर हो सके तो रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने क्या बातचीत की है, क्योंकि फिर वो मैनिपुलेट हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिंदगी में बड़े ऐसे एक्शंस आपके सामने आते हैं जिनका रिस्पॉन्स या रिएक्शन 3 हिस्सों में चला जाता है। पहला ये होता है कि उनका आपको जवाब देना हो और बड़े वाज़िया 2 टोक अल्फाज में आपको जवाब देना होता है कि ये है और ये नहीं है, या ये मेरी हदूद है और ये मेरी हदूद नहीं है। आप ये अगर वाज़िया तौर पे कहना शुरू कर दें, अपने प्रिंसिपल्स, जिसे वो कहते हैं परसेप्शन वर्सेस प्रिंसिपल, आपको अपने प्रिंसिपल्स को वाज़िया कर देना चाहिए जहां पर आप काम करें, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं कि पहले दिन ही आप गए और आपने प्ले कार्ड उठाया और आपने कह दिया जी कि मेरी नौकरी मेरी मर्जी। हाँ। आपको दूसरा जो प्रिंसिपल फॉलो करना है वो प्रिंसिपल है कि आप कुछ चीजों को डिले करेंगे। आप कुछ जवाब देना, किसी का जो गलत अमल है, किसी का लेग पुलिंग, उसको डिले कर देंगे। जैसे कासिम अंग्रेजी में कहते हैं कि पिक एंड चूज योर बैटल्स वाइजली, यानी आपको हो सकता है 10 चीज़ों पे गुस्सा आ रहा हो, लेकिन आप जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है या जो कलीदी चीज़ है उसको लेके चलें। अच्छा बतूल, आपकी तरफ आना चाहूँगी, कम्युनिकेशन। अब कई दफ़ा यंग प्रोफेशनल्स को मैंने देखा है कि उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ कम्युनिकेशन को, अथॉरिटी को, या उन तक जो कोई इंस्ट्रक्शंस अगर पहुंच रही हैं उसको चैलेंज कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना, और ये भी कई इख्तिलाफात की वजह बनती है। आप इसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी जो आप पूछ रही थी कि हमारा लोग जो हमें जज करते हैं और फिर हम उसके बारे में, अपने बारे में बुरा फील करने लग जाते हैं, तो उस बारे में क्या करें, लोकस ऑफ एवेल्यूएशन देखें कहाँ है आपका। हमारी फीलिंग्स, हमारी थॉट्स का जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे अपने पास होना चाहिए। अगर हम दूसरों को देंगे तो हम हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि आज हम सही नहीं लग रहे या हमने ये कर दिया। तो पहली बात तो ये हमें देखना है कि अपने आप को खुद से अपना तस्किया करें, अपने बारे में जायज़ा लें कि हम कहाँ तक हैं और हम आज क्या फील कर रहे हैं। बिल्कुल। और सेकेंडली, कम्युनिकेशन के बारे में आप पूछ रही हैं, वो हमारी अपने आप से, मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहूँगी, हमारी अपने लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। ये ना, इसमें अगर मिस गाइडेंस की अगर मैं जिक्र करूँ, कई लोगों ने कहा ना ऑफिस से फिर घर पे ले आते हैं इसको। एक नई दुल्हन है अगर, या एक नया मेंबर है फैमिली का, उसको नहीं पता कि इस घर के उतार चढ़ाव, लोगों के रवैये, लोगों का बिहेवियर, उनका टेम्पर कैसा है। अगर वो मिसाल के तौर पे उनके हस्बैंड से रिलेटेड कोई बात है और सास गाइड कर रही है, तो अक्सर लड़कियां ये समझती हैं कि ये बता रही हैं तो सही बता रही होंगी, यानी उसको कह रही हैं कि भाई उसको ये ऐसी चीज़ पसंद है, ऐसे तैयार होना पसंद है, लेकिन आपको पता चले कि असल में आपको मिस गाइड किया जा रहा है या आपकी लेग पुलिंग हो रही थी, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अपनी उस अथॉरिटी को चैलेंज कर दें, इंटरफेरेंस बर्दाश्त ना करें। वो ग्रिड्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कैसे उनको इन प्लेस किया जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं। अगर हमें बाद में पता चला कि हमारे साथ बुरा हुआ, हमारा ट्रस्ट ब्रेक हो गया, वहाँ पे उन जो भी पर्सनालिटी फिगर थी, जैसे अगर वो सास थी या वो आपकी अपनी नंद थी, कोई भी थी जिसने आपको गलत गाइड किया और आपको बाद में पता चला, तो हम उसको अपने अंदर दबा लेते हैं और बाद में फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम पे इम्पैक्ट करती हैं, हमारे रिलेशंस ख़राब करती हैं। तो वहाँ पे ज़रूरी, अगर आप हर्ट हुए हैं, आप उसको एक्नॉलेज करें, आप माने कि हाँ मैं हर्ट हुई हूँ, आप उसके बारे में बात करें अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके कि रिलेशन आपका ख़राब ना हो, लेकिन आप अपनी बात भी कन्वे कर दें। सही सही। तो अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, लाहौर से आई, पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से कर रहा हूँ, मोहम्मद अरशद मेरा नाम है, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हूँ मैं। जी अरशद साहब, ये जो दफ्तरी सियासत की आप बात फरमा रही है ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है। सही।
दफ्तर तो गपशप के सेंटर बने हुए हैं। ये दफ्तरी सियासत में ना काम करने देते हैं लोगों को, ना खुद करते हैं। ये अरशद साहब, आपने क्या महसूस किया है, क्योंकि आप एक सरकारी इदारे से भी मुंसलिक रहे हैं, ये इनफरादी बुनियाद पे लोगों को आपसे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं या मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हो सकती हैं? लसानी बुनियादों पे भी कर देते हैं, कोई फ़लाने गांव से किसी का ताल्लुक़ है, कोई डाक खाना मिल गया है तो आपस में उन्होंने एक गठजोड़ बना लिया है और दूसरे को वो लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी होता है? मैडम, ये जो आपने लसानियत की बात की है ना जी, ये तो कराची की हद तक ठीक है, वजह कि वहाँ मल्टीनेशनल सिटी है। सही। वहाँ बहुत सारे सूबों, तमाम सूबों के, बल्कि मैं नहीं समझता कि किसी गांव का कोई आदमी वहाँ ना हो, एक हो या दो हो। सही। वहाँ तो ये एथनिक है बात, लेकिन दूसरे मुल्क में जो ना अपने घिनौने जराइम को छिपाने के लिए किसी का सहारा लेते हैं, जैसे छोटी मछलियां बड़ी मछलियों का सहारा देती है ना, तो अपने नफीरियस डिजाइन को पुर करने के लिए ना, फिलफिल करने के लिए बड़ा अहम पॉइंट आपने रेस किया है अरशद साहब, यानी अगर एक ईमानदार हो और बाकी सारे बेईमान हो तो वो उनको अपना दुश्मन लगने लगता है और ये यूजुअली एक नेक्सस की तरह काम करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यही बात अगर कासिम आपके पास लेके जाऊं कि मेरिट की बेसिस पे या काम में कोई नुक्स नहीं है, लेकिन इख्तिलाफ इस बात पे है कि भाई जो हम कर रहे हैं, जो अंडर द टेबल डीलिंग्स हम कर रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, उसमें कोई रोक टोक ना हो, हमें वो करने दिया जाए जो हम कर रहे हैं। क्या कहें उन लोगों के लिए जो बेचारे ऐसी सिनेरियोज में फंस जाते हैं? अच्छा सिद्रा, मैं क्योंकि मेरा पॉइंट मुकम्मल नहीं हुआ तो मैं, अगर आप 2 मिनट दीजिए तो मैं उसे मुकम्मल कर लेता हूँ। आपको बड़ा ही खूबसूरत सबक जो कह लीजिए जिंदगी, मामलात, दफ्तर, घर, इसके लिए मिलता है वो सूरत हुजरात में मिलता है, और ये कह लीजिए 9 लेसन्स हैं बड़े खूबसूरत। पहला लेसन है खूब तहकीक कर लो, यानी किसी भी मामले की पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि हकीकत क्या और आप क्या समझें, फिर क्या सुलह के लिए रेडी रहो। आपकी रिलेशंस, आपका काम, आपके टारगेट्स अचीव होते हैं जब आप सुलह करते हैं। फिर हमेशा जस्टिस से काम लो, इंसाफ करो। इंसाफ ये नहीं दूसरे के साथ किया जाए, इंसाफ अपने साथ भी आपने करना है। फिर मजाक ना उड़ाओ, अल्लाह कह देता है। फिर दूसरे को ताना ना दो, फिर बुरे अलकाब से ना पुकारो। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात तो, बुरे से बुरे को भी अच्छे नाम और एहतराम से पुकारा जाए वो अच्छा होने लग पड़ता है। फिर गीबत ना करो, फिर टो में ना लगो, और आखिरी बात बदगुमानी से बचो। ये 9 असबाक हैं। आपको ये, अगर ये 9 मसले घर से निकाल दिए जाए, घर बेहतर होने लग पड़ता है, दफ्तर से निकाल दिए, दफ्तर बेहतर होने लग पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखिए, एक रिवाज होता है, जैसे कोविड आया था ना तो कोविड फैल गया, कई जगह पे बदगुमानी ने काम खराब किए होते हैं, कई जगह पे गीबत ने काम खराब किए होते हैं। मैं कहता हूँ गीबत सुनने वाले ना हो तो गीबत करने वाला नहीं रहता, बदगुमान करने वाला ना रहे या बदगुमानी सुनने वाला ना रहे तो बदगुमान करने वाले भी नहीं रहते। ये एक ऐसा है जो फिजा बनना है, जिसको हम, आप और मैं, जो ट्रेनिंग की लैंग्वेज में हम प्रोफेशनल कल्चर कहते हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको और अगर आम फहम बना दें कासिम, यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जैसे होंगे उसी तरह के लोग आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स आपके पास आके किसी की बुराई कर रहा है तो नंबर 1 जैसे हमें कहा जाता है कि याद रखिए कि वो आपकी भी बुराई किसी और के पास जाके कर सकता है। और दूसरी अहम बात, चलो वो तो कर रहा है सो कर रहा है, अगर आपने वो बात आगे बढ़ाई तो किसी ने अगर आपसे ये पलट कर पूछ लिया कि भाई ये फलाना शख्स बुराई तो कर रहा था, वो तो जो है सो है, लेकिन वाई वॉज दिस पर्सन, ये इतना कंफर्टेबल क्यों था तुम्हारे सामने ये बुराई करने पे, तब आपके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा। आपने किसी को मौका दिया, वो एनवायरनमेंट दिया जहां उसको ये महसूस हुआ कि वो किसी की गीबत आपसे कर सकता है। सो स्टॉप केटरिंग टू दैट, और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी आना बंद हो जाएगी। कासिम, वेरी क्विकली, यानी यहाँ पे जैसे कह रहे हैं ना कि अगर फंस जाएं किसी नेक्सस में, नेक्सस से मुराद है कि आपने कोई गलती नहीं की लेकिन आपको ये यकीन हो जाए कि अगले अपना गलत काम करने के लिए आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? आप उनके साथ बुरा ना कीजिए, सबसे पहले तय कर लीजिए, क्योंकि जब भी इंसान इमोशनल होता है, गुस्से की हालत में होता है तो रिएक्ट करता है। सही। रिस्पॉन्स करने के लिए कूल काम होना, प्लानिंग, प्रोएक्टिवनेस, स्ट्रेटजी बनाना बड़ा जरूरी है। इसीलिए 103 बार सब्र का हुक्म है। सब्र का मानी ये नहीं है गिले शिकवे किए जाएं और बर्दाश्त किया जाए, सब्र का मानी है इंतजार किया जाए और बेहतर वक्त में जवाब दिया जाए। गेंद आती है, बल्ला लगता है, छिक्का हो जाता है, बल्ला पहले चले गेंद निकल जाएगी। अच्छा, लेकिन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नोशन है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इंतजार इंतजार, सब्र सब्र का घूंट पीते पीते पानी सर के ऊपर निकल गया। इस पर भी बात करते हैं जरा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जनाब, सो आज हम बात कर रहे हैं लेग पुलिंग के हवाले से। ये तमाम नेगेटिव इमोशंस जिनसे हम गुजरते हैं, इट्स ओनली ह्यूमन टू गो थ्रू देम। लेकिन सबसे ज़्यादा जितना मैंने पढ़ा है, मेरे प्रोग्राम में जितने थेरेपिस्ट से, स्पीकर से मेरी गुफ्तगू होती है, वो सब कहते हैं आपको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू हील योरसेल्फ। चाहे आप विक्टिम के तौर पर फील कर रहे हों या आपको कोई पावर रश आ रहा हो और लोग आपको समझते हों कि आप सबको विक्टिमाइज़ करते हैं। इवेंचुअली एवरीबडी हैज़ टू फेस देयर डीमंस। किसी के साथ अल्लाह ताला का करम होता है तो वो जल्दी अपने प्रॉब्लम से आगाह हो जाते हैं और उसको डील करने लगते हैं, बट फॉर अदर्स इट ओनली कॉजेज रिग्रेट और बहुत वक्त गुजर जाता है। इवेंचुअली यू इवन लूज़ पीपल हु केयर अबाउट यू और तब भी आपको ख्याल नहीं आता। अच्छा, जो क्रॉनिक कंप्लेनर्स होते हैं बतूल, उनके बारे में पूछना चाहूँगी। देखें, हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा अगर कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, किसी तकलीफ़ से गुजरे। लेकिन मैंने ये भी नोट किया है कि कुछ ख़ास पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो हर वक्त कंप्लेन मोड पे होते हैं। लाइक आई यूज्ड टू हैव अ फ्रेंड, शी यूज्ड टू हैव अ प्रॉब्लम विद स्कूल, फिर उसके बाद अब काम पे गए तो काम के सारे लोगों से प्रॉब्लम, फिर शादी हो गई तो शादी में के बाद जितने ससुराल वाले हैं, हस्बैंड है, सबसे प्रॉब्लम। People do have a habit of chronically complaining and assuming as well कि उनके साथ लेग पुलिंग हो रही है। उनका क्या इलाज है, उनके साथ क्या किया जाए? देखिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ येलो कैप एट द रोड, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ येलो कैप्स। तो जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं, हमें वही सबसे ज़्यादा फिर मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई जॉब ढूंढ रहे हो, हाँ। कोई स्पेसिफिक जॉब, फिर हम जहाँ जहाँ सर्च कर रहे होंगे हमारी नज़रें उसी की तरफ होंगी कि ये जॉब हमारी तरफ, ये जॉब हमारे लिए थी। सो इसी तरीके से अगर कुछ लोग अपना पूरा आउटलुक ही लाइफ का बनाते हैं कि मेरी लाइफ जो है वो अच्छी नहीं है और मेरे साथ तो सब गलत ही होता है, तो इवेंचुअली वो अपने हाइपोथेसिस को प्रूव भी करते रहते हैं कहीं ना कहीं कि देखो आज भी मेरे साथ ये हो गया। अगर प्रूव ना भी करना पड़े, मुझे लगता है वो इतना इंटरनलाइज होता है। लाइक आई हैव अ कज़न, और जब उसने ग्रेजुएट किया तो सारे ख़ानदान वाले उसको कहते कि भाई ज़बरदस्त एक समय गवर्नमेंट इदारे में जॉब निकली है, तुम ज़रूर कर लो। और उसके जहन में था, कहता है नहीं जी, गवर्नमेंट इदारों में तो बड़ी करप्शन होती है, रिश्वत होती है, लेग पुलिंग होती है। हालांकि उसने ज़िंदगी में कभी किसी सरकारी नौकरी में कभी काम नहीं किया, कभी इंटर्नशिप नहीं की। कासिम, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मुझे लगता है कभी कभी हम लेबल्स का भी तो शिकार हो जाते हैं। अगर एक जॉब में आपके साथ ज्यादती हुई है तो फिर आपके जहन में भी तो ये चीज़ एक तरह से फिक्स हो जाती है, आप खुद उस पर फिक्सेट करने लगते हैं कि जी ये तो सारे लोग ऐसे ही होते हैं, बॉस तो ट्रस्टवर्दी होता ही नहीं है, कॉलीग्स मेरी लेग पुलिंग करते हैं, हर कोई आपका फ़ायदा लेना चाहता है। इस माइंडसेट से कैसे निकलें? अच्छा, देखिए, हमें एक हकीकत को मान जाना चाहिए कि हमारी जो परसेप्शन है वो रियलिटी नहीं है, और जो हमारा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस से जो मानी हमने बनाए हैं वो कोई फाइनल मीनिंग नहीं है। लाइफ जो है वो जिंदगी, कायनात, सब चीज़ें वक्त के साथ साथ बदल रही हैं और हम भी बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो यूनिवर्सिटी लाइफ में उनके बारे में हम अच्छी राय नहीं रखते थे, और 15-20 सालों के बाद, यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद आज मिलते हैं तो वो सबसे बीबे बच्चे, पंजाबी में बीबा कहते हैं बड़े नेक को, तो बीबे बच्चे बन के आपको नजर आते हैं। और कई बड़े ही उस वक्त नेक थे और आज हम देखते हैं कई नालायक थे, कई बैक बेंचर थे, वो इस वक्त इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, और कई ऐसे थे जो थीटे थे। थीटे का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। कासिम, सॉरी आपकी बात को इंटरजेक्ट कर रही हूँ, एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं सियालकोट से उमर भट्ट बात कर रहा हूँ। जी उमर, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मसला ये है, जो टॉपिक चल रहा है ना वो बड़ा ही मतलब अलग टॉपिक। पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है कि आप जिदा इकबाल बैठे हैं, कासिम अली शाह साहब बैठे हुए हैं, तो आज से लग रहा है कि मैं नॉलेज के समंदर में उतर गया। मसला ये है कि जो लेग पुलिंग है ना, मुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन जो डिस्करेजमेंट है ना, उसके तो इंसान जैसे डेथ हुई, उसके कासिम अली शाह सबसे रिक्वेस्ट है कि बात। लेकिन मैं बताऊं उमर, डरने की बात तो वाकई नहीं है, क्योंकि हम जैसे हमारा ईमान है कि भाई अगर आप हक पर हैं, आप सही हैं, तो कुछ आपको हार्म नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम आती है ना लेग पुलिंग के साथ, वो ये है कि आपका वो इतनी एनर्जी आपकी खा जाता है, आपको ड्रेन कर देता है, जब आपको हर वक्त ये सोचना पड़े कि मैं लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसने ये बात की तो इस बात का क्या मतलब है। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन, और यही कासिम से कहेंगे कि अपनी बात भी मुकम्मल कर लें और इस पर भी थोड़ी सी बात करें कि अगर मैं ड्रेन हो रही हूँ ये बार बार सोच के कि भाई ये भी मेरी लेग पुलिंग कर रहा है, फलाना भी मेरी लेग पुलिंग कर रहा है, तो अपने आप को इस दलदल से कैसे निकालूं? जी कासिम। देखिए सिद्रा, ये हम सबको सीख जाना चाहिए कि बड़ी बातें इग्नोर करने वाली हैं। जिंदगी की सारी गेंदें खेलने वाली नहीं होती, कुछ गेंदों से बचना होता है। हाँ। कुछ बातों से, कुछ सिचुएशन से सिर्फ अवॉइड करके निकल जाना होता है। आपको कुछ जंगें लड़नी नहीं होती। जिन्होंने दूर की मंजिलों पे पहुंचना है उन्हें रास्ते की जंगें नहीं लड़नी चाहिए।
और इशफाक साहब का जो ड्रामा था ना मंचले का सौदा, उसका सीन एक बड़ा शानदार था। वो कहते थे कि उनको मंजिलें नहीं मिलती जो रास्ते के कुत्तों की परवाह करते हैं। और याद रखिए, कुत्ता उस पर भौंकता है जिसको नहीं जानता, जिसको जानता है उस पर कभी नहीं भौंकता। अच्छा, ये बड़ी एब्सोल्युटली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन जो आपने कहा ना कि ज़िंदगी की हर गेंद खेलने वाली नहीं होती बतूल, लेकिन हम सबको मेलोड्रामा पसंद भी तो है ना, हमें अच्छा लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि देखिए कई लोग बड़े कहें कि मैं ज़िंदगी में सुकून चाहता हूँ, वो बेसुकूनी में भी बड़ा मज़ा है, क्योंकि आपको लगता है आप सेंटर ऑफ अटेंशन है, आपको यू नो मेलोड्रामेटिक क्वीन बनने का मौका मिल रहा है। उस वक्त आप ड्रामा क्वीन बने हुए हैं, आप कह रहे हैं कि सब कुछ बुरा मेरे साथ ही होता है, वो देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन अल्लाह मुझे सलाह देगा। बतूल, ये मेलोड्रामा से जो हमारी अपनी एडिक्शन है, इसको रिकग्नाइज करके ख़त्म कैसे करें? हम ओवरऑल अपनी लाइफ स्क्रिप्ट एक चीज़ होती है, कुछ लोगों की होती है जो जीतने की होती है, कुछ लोगों की होती है जिनकी हारने की होती है, और कुछ लोगों की होती है जैसे लाइफ चल रही है वो चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है जो हमारा बचपन में ही डेवलप हो जाता है किसी तरह। तो जिन लोगों की विनिंग होती है उन्हें पता होता है मैं जितनी भी प्रॉब्लम से गुजरूँ इवेंचुअली मैं जीत जाऊँगी, इवेंचुअली जीत है मेरी, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ जो भी रास्ते में मुश्किल आएगी। लेकिन कुछ लोगों की होती है कि हम हार जाएंगे, तो दे सेट देमसेल्व्स फॉर फेलियर, लाइक लिटरली उनकी बिल्कुल जीत जो है वो उनके करीब होती है, लेकिन फिर उन्हें होता है लेकिन आखिर में देखो बिल्कुल ये मसला हो गया जिसकी वजह से आई डिडंट डू दैट। आपने स्क्रिप्ट का जिक्र किया ना, तो मुझे वो मीम याद आ गई, क्योंकि मुझे खुद भी पश्तो नहीं आती, तो कुछ लोग कहते हैं जिंदगी बिल्कुल पश्तो मूवी की तरह है, चले जा रही है लेकिन समझ कुछ नहीं आ रही। कासिम, जब जिंदगी समझ ना आ रही हो और सिचुएशंस भी समझ ना आ रही हो, तो फिर ये तयन कैसे करें कि कौन सी गेंद खेलने वाली है और कौन सी छोड़ने वाली है? देखें, आप दुनिया का जो सारा विजडम है ना, वो है मशवरे का, मशावरत का, कंसल्ट करने का, पूछ के चलने का। आज तो गूगल मैप आ गया ना, आप उसको देखते हैं और रास्ता ढूंढ लेते हैं। कल की बात आप चौराहों पे पूछते थे इधर जाना है या इधर जाना है। सज्जे खब्बे आपको जिंदगी में पूछ लेना चाहिए। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपसे ज्यादा काबिल है, आपका दिल मुतमईन है कि ये मुझे मिसगाइड नहीं कर सकते। अच्छा, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नोशन जिस पे आप लेके आए हैं बतूल। अक्सर आपके पास भी कई लोग आते होंगे, उनके लिए, हम सब के लिए हमारी ज़िंदगी की कुछ ऐसी हकीकतें होती हैं जो हम अपने आप से भी कहने से कतराते हैं, तो फिर मशवरा कैसे करें? आप देखें यंगस्टर्स, जो लोग अगर किसी तरह से भी विक्टिमाइज़ हो रहे होते हैं, किसी अब्यूज़ साइकिल में भी फंसे हुए होते हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल यही तो होता है कि ज़बान खोलना, लब खोलना और बताना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी में यह है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल ही लोगों के लिए रीच आउट करना होता है, जबकि आजकल के दौर में सोशल मीडिया के टाइम पे इतना इजी है कि आप किसी से कांटेक्ट कर लें, एनोनिमस की तरह आप अपनी बात शेयर कर लें, आप पोइट्री में निकालें या जर्नल करें, अदरवाइज़ अपने ड्रीम जर्नल बना लें, वरना वही चीज़ें जो हम लोग सोच रहे होते हैं, जो हम बयान नहीं कर सकते, वो हमारे ख्वाबों में भी आ रही होती हैं। तो उन्हें लिखें कहीं पे, एटलीस्ट अपनी बॉडी से वो बाहर चली जाए ना वो बातें, जो इवेंचुअली, वरना ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, ये सब इसी वजह से है कि हमें कितनी सालों पुरानी बातें भी हमने अपने अंदर दबा के रखी हुई होती हैं। सही, तो आप कह रहे हैं कि रीच आउट करने के लिए अगर आपके पास कोई शख्स मौजूद नहीं है या आपको लगता है कि ये बात आप नहीं कह सकते, इसमें से कई ऐसी चीज़ें, मुझे कल एक किसी ने बताया कि दे वेंट फॉर थेरेपी और उन्होंने थेरेपी को क्विट सिर्फ इसलिए कर दिया, बतूल के कहने लगी कि जब मैं अपने आप को सुन रही थी मुझे अपने आप पे खुद शर्मिंदगी हो रही थी कि ये किस किस्म के मेरे साथ, यानी हाउ लॉन्ग डिड आई लेट समथिंग हैपन टू मी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मशवरा होगा? ये तो मुझे कभी कभी मायूस कर देता है जब लोग इस तरह की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी ना हमारी रियल ताकत जो होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, वो शेयर करने में होती है। हाँ। लोग कहते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्ग, तो हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी अपनी बात शेयर करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट, और इसी पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। बहुत शुक्रिया कासिम और बतूल हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बहुत वाइड सब्जेक्ट था, लेकिन कभी कभार अहम बात यह है कि अपने साथ होने वाली आप बीती को शेयर करें, आपके लिए कोई हल, कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।